हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसका एक पार्ट तो पहले ही अपलोड मैंने कर दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि सेकंड पार्ट है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एक एक टॉपिक जो मैंने इसमें मतलब कि एक एक वर्ड्स जो मैंने उठाया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर एक लाइन खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी की, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एक परीक्षा है जिसमें झारखंड के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, ठीक है, जिसका जो पीटी का जो पेपर 2 होता है वो 100 ऑफ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही क्वेश्चन से आते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये वन लाइन्स जो आते हैं, एक एक लाइन के वन लाइनर टाइप के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डीप क्वेश्चन इसमें करे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस तरह के थ्योरी क्लासेस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। आप इसका बाद में वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें, ताकि पीडीएफ से भी आपको पढ़ने में मदद मिले और बाद आप उसके साथ साथ रिवीजन भी कर सकें। ओके इसके अलावा दोस्तों मैं झारखंड से रिलेटेड आपके प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लेके आता हूँ। ये मैं थ्योरी क्लास तो लेकर के आ ही रहा हूँ पिछले कुछ समय से, फिर मैं अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको ला के दे रहा हूँ। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ मैं मॉडल जीके प्रैक्टिस का भी सेट लाता हूँ, जिसमें मैं झारखंड के लिए अभी स्पेशल ला रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं 100 ऑफ क्वेश्चन का भी लेकर के आऊँगा स्पेशली फॉर जेपीएससी। और अगर आपको चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, लेकिन बस इसके लिए यही चाहिए कि आपको मेरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैं जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे व्यूज़ तो जाते नहीं हैं। आप शेयर वेयर भी करते नहीं हो, तो अगर आप शेयर वगैरह करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बस यही होगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं तिलका आंदोलन से। तो तिलका आंदोलन, देखिए तिलका आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है 1783 ईस्वी में, और ये तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1783 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था। स्वायत्तता यानी कि आदिवासियों का जो स्वाभिमान है, आदिवासियों का जो अपनापन है, यानी कि जो काम वो बिना किसी के दबाव के करते हैं, और इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। उसकी स्वायत्तता की रक्षा तभी हो सकती थी अगर वो अंग्रेजों को वहाँ से निकाल पाते थे, ठीक है। तो अगर अंग्रेजों को वहाँ से वो निकालते तो ही उनकी स्वायत्तता की रक्षा हो पाती। और इन्होंने आधुनिक रॉबिन हुड की भांति अंग्रेजी खजाना लूटकर गरीबों एवं ज़रूरतमंदों के बीच बांटना प्रारंभ किया। अब रॉबिन हुड कौन थे? तो आपने अंग्रेजी कहानियों में पढ़ा होगा कि रॉबिन हुड, या फिर इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है कि रॉबिन हुड एक लुटेरा था जो अमीर लोगों से लूटता था और गरीब लोगों में बांटता था। तो ये यहाँ पे इन्होंने यानी कि तिलका मांझी ने ऐसा ही यही काम शुरू किया था। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से लूटते थे और गरीब आदिवासियों में, ज़रूरतमंदों के बीच में जो खाने के लिए लालायित हो जाते थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें, उनके जो भी व्यवसाय थे, उनके पशु वगैरह सब पे तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनको बस मुट्ठी भर अनाज मिलता था और काम भी वही करते थे। तो ये क्या करते थे, अंग्रेजों से लूटते थे और गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच इसको बांटते थे। तिलका मांझी द्वारा क्या है कि गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। तो डायरेक्टली छोटे छोटे एग्जाम 10th लेवल तक के क्लासेस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी विद्रोह का संदेश किस प्रकार बांटते थे। तो ये सखुआ का पत्ता, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि उस समय क्या है कि अगर लिख के कुछ भेजेंगे तो ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे,
और शायद तिलका मांझी के भी एडुकेशन के बारे में कुछ खास इसमें बताया नहीं गया है। तो एक संदेश इस तरह से जो कि आसान से क्या है कि एक कोड अपने आप में कोड लैंग्वेज है, क्योंकि पत्ते का क्या है, पत्ता तो हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। पहले तो झारखंड आपको पता है कि झाड़ियों का प्रदेश कहा जाता था, यानी कि जहाँ पे झाड़ पेड़ पौधे का कोई कमी नहीं था, तो वो आसानी से उसको छुपाया भी जा सकता था। अगर अंग्रेज आपको देख भी ले तो आप आसानी से छुपा सकते हो कि पत्ते हैं, आसानी से कहीं भी फेंक दो कि पत्ते हैं, पत्तों में मिल गया, तो वो भी नहीं पता चलेगा। तो ये बहुत ही मास्टरमाइंड ये स्ट्रोक था कि सखुए के पत्ते को घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजना। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। सुल्तानगंज भागलपुर के एरिया में पड़ता है, आपको पता ही होगा, और तिलका मांझी भी भागलपुर के साइड के ही थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी के तीरों से एक अंग्रेज का सेना नायक भी मर गया था, उसका नाम था ऑगस्टिन क्लीवलैंड। ये मारा ही था इन्होंने, ऐसा नहीं था कि उन्होंने गलती से तीर छोड़ा लग के मर गए, वो ऐसा कुछ नहीं है, उनको मारा गया था। ऑगस्टिन क्लीवलैंड। और उसके बाद जब ऑगस्टिन क्लीवलैंड मारे गए तो तिलका मांझी जो है इनके खिलाफ अंग्रेजों ने जो इनको पकड़ने की जो कोशिश थी वो बहुत ज़्यादा तेज कर दी, और अंत में धोखे से तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आप ये चीज़ देखेंगे, ज़्यादातर जो भी क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में ज़्यादा दम किया है, उनको किसी अपने ने ही धोखा देके गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, ये बहुत सभी के साथ होता है। तो यही चीज़ हमारे तिलका बाबा के साथ भी हुआ। ये 1785 ईस्वी में इनको धोखा मिला और इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और अंग्रेज जानते थे कि ये इनको कैद में रखेंगे तो ये फिर से हो सकता है भाग जाएं, और ये फिर अगर भाग गए तो ये अंग्रेजों के लिए फिर से एक सिरदर्द का काम बनेंगे, फिर से बहुत सारी नुकसान कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत ही इनको फांसी दे दी। वो भागलपुर में फांसी दिया था इनको, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया था। और जिस स्थान पे इनको फांसी दी गई थी वह आज के समय में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा तिलका मांझी चौक। अब आप कभी अगर भागलपुर जाएं, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है भागलपुर, तो तिलका मांझी चौक के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। तो अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप एक बार ज़रूर भागलपुर जाएंगे, भागलपुर मेन सिटी में ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। ये स्वाधीनता संग्राम, क्योंकि इनका कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था इसमें, ऐसा नहीं था कि इनको खुद को कुछ फ़ायदा हो रहा था इससे, बस वो लोगों के स्वाधीनता के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसमें सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि इन्होंने इस विद्रोह में महिलाओं की भी भागीदारी ली थी, क्योंकि ये जानते थे कि गुप्तचरी का काम महिलाएं जितनी अच्छी तरीके से कर सकती हैं, पुरुष उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। और ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने कब 1700 ईस्वी में ही, 1700-1800 के बीच में ही इन्होंने महिलाओं की भागीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे तो बहुत एंड में जाके, बहुत ज़्यादा लास्ट में जाके महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई थी। आप ये नहीं देखेंगे कि बहुत शुरुआत से ही महिलाओं ने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते थे। तो बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। लेकिन महिलाओं का जो सामर्थ्य है, उनके अंदर जो क्षमता है, ये तिलका मांझी ने पहले ही देख लिया था। तो ये क्या है कि ये भी देखना, दूरदृष्टि जो है उनके भीतर, ये भी एक महान लीडर की निशानी उनके अंदर को बताता है। तो ये कई चीज़ें ये भी इस तरह से भी आपको थ्योरी पेपर में भी लिखने को ये मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिलका आंदोलन समाप्त होता है। अब हम चुआर विद्रोह की ओर चलते हैं। तो देखिए, चुआर विद्रोह जो है ये अकाल पड़ा, लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। ठीक है, जैसे अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ने के कारण क्या है कि लगान नहीं दे पाए, तो लगान में वृद्धि हो गई कि अब आपको पनिशमेंट के तौर पर इतना दिया जाएगा। अब वो वृद्धि हुई, लगान भी आप नहीं दे पाए तो आपकी ज़मीन को नीलाम कर दिया गया। ये सभी चीज़ें एक क्रम से ही चलती है। और इसके अलावा और भी अन्य आर्थिक मुद्दे थे। तो इन सभी को लेकर जो है वो चुआर विद्रोह का आंदोलन शुरू हुआ था।
चुआर विद्रोह में के प्रमुख नेताओं में से थे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे पार्टी मतलब कि आगे बढ़ चढ़ के जो रोल लीड करने का काम किया था रघुनाथ महतो ने किया था 1769 ईस्वी में। और इन्होंने ये नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा किसने दिया था। जैसे आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं कि ये नारा किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा किसने दिया था। ठीक है। और बाकी आप मेरा एमसीक्यू का क्वेश्चन, जो मैं झारखंड के एमसीक्यू का क्वेश्चन लाता रहता हूँ, उसे तो आप जरूर देखें। इस तरह के क्वेश्चंस जो पॉसिबली क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, जिस पे आप कई बार ध्यान नहीं देते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पे मैं फोकस करके मैं 1000+ क्वेश्चंस की वीडियो आपको लाने की कोशिश में हूँ। तो आप उसके साथ बने रहें। 1798 में अप्रैल महीने में वीरभूम के जंगल में महल नहीं है, महाल के क्षेत्रों में घाटशिला, बिंदु, मंडलकुंडा और पुरुग्राम आदि के चुआरों एवं मिदनापुर के चुआरों ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन पर बढ़ाए जाने के खिलाफ, लगान जो है, ये लगा हो गया लेकिन लगान होगा, जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ आर्थिक असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया। ठीक है। क्या हो गया था कि यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ के लोगों ने इस पे विद्रोह किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि वीरभूम के चुआर, फिर बिंदु मंडलकुंडा के चुआर, फिर उसके बाद क्या है कि पुरुग्राम के चुआर, मिदनापुर के चुआर, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो इनके ज़मीन पर लगान बढ़ाए गए थे, तो इनके खिलाफ जो आर्थिक संतोष पनपा था, ठीक है, इनके खिलाफ जो आर्थिक संतोष पनपा था, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लगान हो जाएगा और ये पंखा नहीं होगा, ये कभी बार लिखने के दौरान गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है। तो आर्थिक संतोष जो जन्म ले लिया था, उसके चलते इन्होंने विद्रोह किया था। यानी कि अब क्या है कि शुरुआत में तो रघुनाथ महतो ने खुद कुछ लोगों के साथ मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया। ठीक है। और जून में बांकुरा के चुआर तथा पाइक तथा उड़ीसा के पाइक भी इसमें शामिल हो गए। यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, अलग अलग जगह से पाइक, चुआर इसमें शामिल होते गए। और विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजी दमन काम नहीं आया एवं अंग्रेजों को विवश होकर जो है उन्होंने चुआर और पाइकों को उनसे छीनी गई जमीन और सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी। तो यानी कि एक सक्सेसफुल विद्रोह था, जिसमें क्या है कि चारों तरफ से लोगों ने सपोर्ट किया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। शुरुआत यहाँ से हुआ। ठीक है। शुरुआत आपको होता है एक जगह से, उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि वीरभूम के जंगल से, महाल क्षेत्र के घाटशिला से, बिंदु मंडलकुंडा से, पुरुग्राम आदि जगहों से, मिदनापुर से सभी लोगों ने क्या विद्रोह किया। फिर उसके बाद बांकुरा के चुआरों ने, ये बांकुरा के चुआर आ गए, पाइक आ गए, उड़ीसा के पाइक आ गए, क्योंकि उस समय झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सभी बिहार एक ही पार्ट का हिस्सा होते थे, तो उड़ीसा के तरफ के भी पाइक आ गए। तो यानी कि चारों तरफ से इस पे विद्रोह किया गया। और बाकी आंदोलन में आप क्या देखेंगे कि कोई एक लीडर खड़ा है और उसके इर्द गिर्द ही वो विद्रोह लड़ा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि जब एक ही व्यक्ति लीड कर रहा हो और वो एक ही तरफा आंदोलन कर रहा हो, तो क्या होता है कि उसको, अगर आप उस लीडर को खत्म करते हो, जैसे तिलका आंदोलन में हुआ था कि तिलका मांझी ही सब कुछ लीड कर रहे थे, जैसे ही तिलका मांझी शहीद हुए, वो क्या हुआ, वहीं पे समाप्त हो गया वो आंदोलन। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप बांकुरा के चुआरों को ख़त्म करोगे तो पाइक खड़े हैं, अगर पाइकों को भी ख़त्म करोगे तो उड़ीसा के पाइक खड़े हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से लोगों ने इसमें बराबर मात्रा का सपोर्ट दिया, जिस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने जितनी भी सुविधाएं उन्होंने खुद के हक में ले रखी थी, सारी सुविधाएं वापस करी, बिना किसी कंडीशन के उन्होंने क्या किया कि सारी ज़मीनें लौटानी पड़ गई।
तो काफ़ी ये सक्सेसफुल था, बहुत सीखने को इसमें काफ़ी चीज़ मिलती है। आगे है चेरो आंदोलन। चेरो आंदोलन, अब देखिए चेरो आंदोलन जो है ये पलामू के चेरो जनजाति ने ज़्यादा कर वसूली एवं उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अब देखिए यहाँ पर भी भूखन सिंह के नेतृत्व, यानी कि सिर्फ एक आदमी के नेतृत्व में यहाँ पे अब विद्रोह हो रहा है। तो अब देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। अब इसे दबाने के लिए क्या अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया, क्योंकि एक आदमी ही लीड कर रहा है, बाकी लोग क्या उसकी बात मान रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक आदमी को दबाना आसान होता है, तो अंग्रेजों ने चालाकी और छल कपट का सहारा लिया। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया। कि अब वहाँ से एक जगह से बहुत ज़्यादा विद्रोह उठ रहा है, तो उसको दबाने के लिए वहाँ पे जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया ताकि उसको दबा के रखा जा सके। 1814 में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया और शासन का दायित्व भारदेव के राजा, यानी कि भारदेव एक स्थान है, यहाँ के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया। 1814 में ये हुआ। और अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में उन्होंने जनजातीय सहयोग को सुनिश्चित कर विद्रोह किया, परंतु इसे भी दबा दिया गया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जमींदारी पुलिस बल गठित हो गया है और यहाँ पे नीलामी हो के बाद राजा भी बदल दिया गया है। तो उसके बाद इसके खिलाफ जनजातियों ने के आपसी सहयोग से विद्रोह किया, लेकिन वो भी आसान था उसे दबाने के लिए। और इस विद्रोह का दमन कर्नल जॉन्स के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था, तो ये कर्नल जॉन्स ने किया था। ठीक है, तो ये भी एक असफल आंदोलन था। ठीक है, आगे देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह है छोटा नागपुर के लोगों ने 1820 से 21 में जबरदस्त विद्रोह किया था। यह विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह अभी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यह विद्रोह जो है ये जमींदारों और अंग्रेजों जो इसके खिलाफ शोषण करते थे, क्योंकि जमींदार तो अंग्रेज के पालतू हो गए थे, जो अंग्रेज बोलते थे जमींदार को वही करना पड़ता था। तो ये भी क्या है कि इसके भी खिलाफ यहाँ पे ये काम किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा अंग्रेजों का पिछलग्गूपन होना था। राजा जगन्नाथ सिंह ये अंग्रेजों के एक तरह से आप कहें तो उनके पिछलग्गू हो गए थे। वो जो कहते थे, क्योंकि उनको अपना राजपाट बचाने के लिए अंग्रेजों का सपोर्ट करना जरूरी हो गया था कि अगर वो अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका राजपाट नहीं बचता। तो इसीलिए क्या था यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो गया था कि वो अंग्रेजों का सपोर्ट करें और अपना राज, क्योंकि अब राजा जो है वो आम जिंदगी तो जिएगा नहीं, तो उसे राजा की तरह जीने के लिए भले उसके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में ही उसको सपोर्ट करना पड़ेगा अंग्रेजों को, अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी। 1820-21 में मेजर रफ सेज एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, 1820-21 में मेजर रफ सेज ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन 1837 आते आते कैप्टन विल्किंसन ने इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया और ये विद्रोह को भी शांति पूर्वक दबा दिया गया, यानी कि कोई बहुत बड़ा नुकसान अंग्रेजों को इसमें नहीं उठाना पड़ा। आगे हम देखते हैं कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में। अगर किसी ने अंग्रेज शासक एवं जमींदार को सबसे ज़्यादा परेशान किया तो वो थे कोल विद्रोही। यह मुंडा जनजाति का एक विद्रोह था जिसमें हो जनजातियों ने भी खुलकर समर्थन किया था। कोल विद्रोह में ये मुंडाओं ने इसकी शुरुआत की थी और हो जनजाति ने भी इसमें खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, विशेषकर सिंहभूम, पलामू, मानभूम के कुछ भाग की जनजातियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसका मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष। इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता जो था वो था बुद्धू भगत और इस युद्ध में वह अपने भाई और 100 अनुयायियों के साथ मारा गया था। यानी कि बुद्धू भगत तो मारा ही गया था, उसके पुत्र, उसके भाई और 100 उसके अनुयायी जो उसको फॉलो करते थे, उसके फॉलोवर थे, वो सभी लगभग इसमें शहीद हुए थे। विद्रोहियों ने 2 अन्य नेता सिंधराय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन 1832 ईस्वी में उन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आदमियों का नरसंहार होता देख उन्होंने बाद में आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। तो सिंधराय और सुरगा ये अंत तक लड़े, लेकिन 1832 में इन्होंने भी क्या किया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया।
विद्रोह दबा दिया गया और गांव के मुखिया जो कि मुंडा होते थे एवं 7-12 गांव को मिलाए गए पीर के प्रधान जिसको मानकिया कहते थे, उनको जमीन लौटा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया कि मुंडाओं को और गांव के जो प्रधान थे उनको जमीन लौटाई गई। ठीक है, और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या है कि इसमें दोनों, अंग्रेजों ने पूरी तरह से हार नहीं मानी, इन्होंने कुछ को जमीन लौटाया, और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हो कि 1833 ईस्वी में एक नए दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ और बाद में मानकी मुंडा पद्धति को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। ठीक है, तो इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भी कुछ प्रॉफिट लिया, कुछ सीखा उन्होंने, और उन्होंने कुछ जो है, ये देखिए मानकी मुंडा पद्धति, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये आगे आने वाले वीडियोस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो एक नया प्रांत का गठन किया, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, और बाद में मानकी मुंडा पद्धति को जो वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि कोल विद्रोह भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 से 18 से हो गया, लेकिन 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में। अब देखिए कौन कौन से आंदोलन को नेतृत्व कौन कौन करता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये तो डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह विद्रोह जो है वीरभूम, जिसको बड़ा भूम कहा जाता है, के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा और अन्य देशों के खिलाफ भूमिज शिकायतों की देन थी। ठीक है, अन्य दिक्कू, यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे दिक्कू होगा, देशों के, यहाँ पे दिक्कू जो कहते थे नॉन झारखंडीज को कहा जाता था, दिक्कुओं के खिलाफ भूमिजों ने इसके में जो शिकायत की थी उसी का देन था। विद्रोह का दूसरा कारण स्थानीय शासन व्यवस्था और कंपनी शासन व्यवस्था का थोपा जाना था, यानी कि स्थानीय शासन व्यवस्था जो राजा चलाते थे उस पर कंपनी अपना एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज ऐड करती थी। यानी कि अगर पहले से पहले अगर वहाँ की स्थानीय शासन व्यवस्था अगर 25% का टैक्स ले रही है, तो सीधी सी बात है कि कंपनी की शासन व्यवस्था है ये उस पर 50+ का टैक्स लगाती थी। ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि अगर 25 ये ले रही है तो वो 50 और ऊपर से ऐड कर देते थे, यानी कि 75 तक उनको ही देना पड़ता था। तो इसलिए कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी ये भी थोपा जाना उनको बर्दाश्त नहीं था। साथ ही इसके पीछे अंग्रेजी की दमनकारी लगान व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष भी काम कर रहा था, यानी कि उनकी जो ये लगान व्यवस्था है मैंने आपको बताया है। भूमिज विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 को वीर भूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। यानी कि इनकी माधव सिंह की हत्या हुई और इसी के साथ एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भूमिज विद्रोह का जो है वो बिगुल फूंक गया। यह हत्या गंगा नारायण सिंह के द्वारा की गई थी और गंगा नारायण वीरभूम के जमींदार का चचेरा भाई था। दीवान के रूप में माधव सिंह काफ़ी बदनाम हो चुके थे। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था, बहुत सारे कर लगा दिए थे उसने। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। माधव सिंह का अंत करने के पश्चात गंगा नारायण की टक्कर कंपनी के फौज के साथ हुई, क्योंकि माधव सिंह जो है वो भले ही जमींदारी का काम करते थे लेकिन वो रिप्रेजेंट करते थे फौज को। यानी कि माधव सिंह को मारना सीधे उनको चैलेंज देना था, कंपनी को चैलेंज देना था। तो वही हुआ, माधव सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद कंपनी के फौज गंगा नारायण के पीछे पड़ गए। कंपनी की फौज का नेतृत्व किया था ब्रैंडन और लेफ्टिनेंट टिमर। कोल एवं हो जनजातियों ने इस विद्रोह में गंगा नारायण का खुल के साथ दिया, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया था। लेकिन 17 फरवरी 1837 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह की जो है वो मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि गंगा नारायण सिंह एक पड़ गए और बहुत सारे अलग अलग जगह के ठाकुर भी अंग्रेजों के ही साथ थे, क्योंकि जो आप ही पता है कि सभी सहायक सबल को, निर्बल को कोई सहाय नहीं करता है। तो गंगा नारायण सिंह अकेले थे तो निर्बल थे, तो इनको सपोर्ट के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन फिर भी ये अपना काम कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। लेकिन खरसावां के ठाकुर के खिलाफ अंग्रेजों के सपोर्ट से गंगा नारायण सिंह वहीं पे शहीद हो गए। खरसावां के ठाकुर ने उसका सर काटकर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया और गंगा नारायण सिंह के मारे जाने के बाद, शहीद होने के बाद, कैप्टन विल्किंसन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर दिया था उनके। गंगा नारायण की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शिथिल पड़ गया, क्योंकि ये एकमात्र
इसके नेता थे। यद्यपि इस विद्रोह में गंगा नारायण की अंततः पराजय हुई, किंतु इसने स्पष्ट कर दिया था कि जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता है। कोल विद्रोह की भांति ही भूमिज विद्रोह के बाद भी कई प्रशासनिक परिवर्तन लाने हेतु अंग्रेज विवश हुए थे। यानी कि ये दो विद्रोह आप देख सकते हैं कि कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, जिन्होंने अंग्रेजों को परिवर्तन लाने के लिए मजबूर किया। इन्होंने समझा कि हमारी जो शासन व्यवस्था है ये कमज़ोर है, इस पर अभी भी इसकी नींव सही नहीं है, तो बाद में उन्होंने नींव को चेंज करने के लिए फिर से उसमें इन्होंने क्या किया, तो 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया, राजस्व नीति में परिवर्तन किया, छोटा नागपुर को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का एक भाग मान लिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी बना था, उसका एक भाग इसको इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे हमने विद्रोह कर लिए। कौन कौन से विद्रोह हमने किए, तो हमने तिलका आंदोलन पढ़ा, हमने चुआर आंदोलन पढ़ा, हमने चेरो आंदोलन पढ़ा, हमने कोल और हमने भूमिज आंदोलन पढ़ा। तो ये बहुत सारे आंदोलन हमने पढ़े। इसके बाद जब देखिए कुछ आंदोलन मैं आपको और पढ़ाऊंगा, जैसे कि संथाल विद्रोह जिसको हूल आंदोलन कहा जाता है, सरदारी आंदोलन, सफाहोर आंदोलन, खरवार आंदोलन, फिर उसके बाद मैं आपको मुंडा विद्रोह भी पढ़वाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये सब तो मैं करूंगा ही। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड ने कैसे सपोर्ट किया, जैसे कि 1857 का विद्रोह और झारखंड, क्रांतिकारी आतंकवाद और झारखंड। ठीक है, असहयोग आंदोलन में झारखंड का क्या रोल था। ठीक है, इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड का क्या रोल था। तो ये सभी जो है मैं आपको, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई वो झारखंड में भी उस चीज़ को, पूरे भारत का था, झारखंड में भी वो चीज़ हुआ। ठीक है, उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड ने क्या सब काम किया, झारखंड की महिलाओं ने किस तरह से सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ मैं अभी आंदोलन में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो और भी 2-3 वीडियो तो और पक्का आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड करें हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि अभी आपको एक से एक बहुत अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत ही शानदार वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इसको पूरा आप देखें, आपको निश्चय ही बहुत फ़ायदा होगा। आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और अगर आप इन वीडियोस का अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ वीडियोज़ लाऊँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को शेयर करें और कोशिश करें अपने दोस्तों को कह के कि ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम में कभी भी पीछे नहीं रहो। मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा बना हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही लूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।